हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर। एक महत्वपूर्ण यंत्र, यानी हम कंप्यूटर सीखेंगे कैसे उसका आविष्कार हुआ और वो कैसे कैसे महत्वपूर्ण है, यानी इम्पोर्टेंस उसकी क्या क्या। प्रस्तुत पाठ में इस युग के सबसे क्रांतिकारी आविष्कार कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। आज यह हम सभी के जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, यानी एक पार्ट बन चुका है। सब देखो, अब सब क्या है, सबको ही आता है कंप्यूटर चलाना, सब धीरे धीरे सीख चुके हैं। इसके बिना भी जीवन की कल्पना असंभव सी है। इसी के माध्यम से आज संसार एक दूसरे के बहुत करीब आ गया। तो अगर हम सोचे कि अगर बोले कि कंप्यूटर के बिना तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आज को हमारा क्या हो चुका है, आज के युग में हमारा ये एक पार्ट बन चुका है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, और इससे से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। घर में पिताजी, माँ, कमल और दादी सभी बैठे थे। कमल के हाथ में एक मोबाइल था और पिताजी अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए कमल से बात करते जा रहे थे। माँ उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। दादी चावल के कंकड़ बिनते हुए उसकी तरफ देखती जा रही थी। पिताजी बोलते हैं, कमल, हमको 14 को निकाला है, जरा टिकट का इंतजाम करो। कमल ने अपने मोबाइल पर उंगलियों से कुछ किया और बोला, पिताजी 8:40 की राजधानी है, उसमें एसी दूसरी श्रेणी में निकट मिल रहे हैं। 11 बजे क्रांति दूत है जिसमें सिर्फ एसी पहली श्रेणी में टिकट मिल रहे हैं। पिताजी बोले, क्या दादी के लिए राजधानी में नीचे की बर्थ मिल जाएगी? कमल बोला, हाँ, नीचे की 2 बर्थ है। पिताजी ने कहा कि ठीक है, ले लो। उंगली चलाते हुए कमल ने कहा, चारों टिकट बुक हो गए। दादी इन लोगों की तरफ आश्चर्य से देख रही थी। उन्होंने पूछा कि है कोई जादू है क्या? कहीं गए नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं, टिकट कैसे मिल गए? कमल मुस्कुराते हुए बोला, दादी ये मोबाइल देख रही है ना, यही हमारी जादू की छड़ी है। इससे हमें हर चीज का पता चल जाता है, जैसे कौन सी गाड़ी कब जाएगी, उसमें सीट है कि नहीं आदि। फिर बटन दबाओ तो टिकट हाथ में। कमल ने कहा, यह देखो, यह बटन दबाया और पैसा चला गया। दादी ने फिर पूछा, टिकट कहाँ है? कमल ने मुड़कर प्रिंटर से एक कागज उठाया और बोला, दादी ये हम चारों के टिकट हैं। दादी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यह सारा काम मोबाइल से कैसे हो सकता है। वह बोली, पता नहीं, आज दुनिया में कितना बदलाव आ गया है। हमारा भी जमाना था जब टिकट लेने के लिए हमें आधा दिन लग जाता था। टिकट लेने वालों की बहुत लंबी लाइन लगती थी, महिलाओं की अलग खिड़की होती थी, फिर भी वहाँ लंबी लाइन लगती थी। तेरे दादाजी मुझे फार्म पकड़ाकर बाजार चले जाते थे और काम निपटा कर वापस आते थे। तो बोलती है, हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, जैसे ये टिकट विंडो होती है और यहाँ पर 2 लाइन बनती थी, एक मेल वाली और एक फीमेल वाली, और ऐसे लाइन में लोग लगे रहते थे और अपना टिकट लगकर लेते थे। और अब आजकल कैसा जमाना हो गया, तुम फोन पे ही सब कर रहे हो और उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, पहले से बहुत ज्यादा चीजें क्या होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, ताकि क्या हुए, हमारा ही टाइम बच सके। पिताजी बोलते हैं, हाँ, मेरे जमाने में भी टिकट लेना बड़ा झंझट था। अगर हमें मुंबई या बेंगलुरु जाना पड़े तो यहाँ से जाने का टिकट तो मिल जाता था, लेकिन वापस आने के लिए वहाँ किसी से मिन्नत करनी पड़ती थी। अब तो सारा काम घर बैठे होने लगा है। फिर उन्होंने कमल को मुड़कर पूछा, वहाँ रहने के लिए होटल का इंतजाम करना है ना? कमल बोला, हाँ, मैंने 2 होटल ढूंढ लिए हैं, दोनों में जगह है, अब आपको फैसला करना है। पिताजी पूछते हैं, यह कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है? कमल ने फिर मोबाइल पर उंगलियां फेरी और पिताजी को दोनों होटलों के कमरों की तस्वीर दिखा दी। पिताजी ने कहा, यह स्नेह निवास अच्छा है। दादी ने पूछा, मोबाइल पर क्या दिखाया तुमने? कमल ने मोबाइल आगे बढ़ाया, उसमें एक कमरे की तस्वीर दिखाई दी, बड़ा सा पलंग, दीवार पर टीवी और बैठने के लिए छोटा सा सोफा। तो अपना फोन लेकर सबको दिखा देता है कि देखो ये कमरा ऐसा है, ये वाला होटल ऐसा है, तो देख लो आपको ये वाला अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला। अब देखो, हम कुछ भी चीज देखेंगे, फोन हमें सबकी जानकारी दे देता है। अगर हमें कोई रेस्टोरेंट जाना है तो हम उसकी फोटो डालेंगे, नाम डालेंगे, या फिर अच्छे रेस्टोरेंट्स दिखाओ हमारे, है ना, रेस्टोरेंट्स नियर मी करके, तो सब हमको अच्छे जो भी टॉप रेटिंग्स होता है वो सब हमें दिखा देता है। फिर उसमें से हम चूज करते हैं हमको कहाँ पर जाना है, इसको हम अफोर्ड कर पाएंगे या फिर नहीं। तो ऐसे ही उसको भी सब कुछ दिखा दिया। और फिर दादी जी फिर से पूछती है कि क्या दिखाया तुमने, मुझे भी दिखाओ।
तो फिर वो मोबाइल दिखाता है और ये सब चीज़ें उनको दिखाई देती हैं। कमरा बहुत आकर्षक लग रहा था। दादी ने पूछा, यह फोटो तुमको किसने भेजा? कमल ने कहा, किसी ने भेजा नहीं, यह उनके वेबसाइट पर है, मैंने डाउनलोड कर लिया था। दादी बोली, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतना ही पता है कि होटल देखने में अच्छा है। तो बोलते कि मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा भाई, पर हाँ देखने में ठीक लग रहा है। यह युग सूचना क्रांति का युग कहलाता है। इस क्रांति का आधार है कंप्यूटर। कंप्यूटर वैसे बहुत उपयोगी साधन है। इससे हम कई तरह के सवाल हल कर सकते हैं, अपनी सारी सूचनाएं रखकर उन्हें जब चाहे निकाल सकते हैं। डॉक्टर अपने रोगियों का इतिहास कंप्यूटर पर रखे तो उन्हें तुरंत मालूम पड़ सकता है कि रोग कितना पुराना है, रोगी को क्या क्या समस्याएं आदि। मान लो कि डॉक्टर के सामने एक ऐसा रोगी आया जिसके बड़े विचित्र लक्षण है। डॉक्टर निर्णय नहीं कर पा रहा है कि रोग किस प्रकार का है। वे यह जानना चाहेंगे कि क्या यह कुछ और तरह का रोग है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं। इस स्थिति में उनके सामने दो विकल्प हैं। वे किसी और डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन उस डॉक्टर को भी मालूम ना हो तो आजकल इन स्थितियों में हम इंटरनेट पर जाते हैं और जो जानना चाहते हैं उस शब्द को टंकित करते हैं। हमारा कंप्यूटर इंटरनेट पर उस शब्द से संबंधित जितनी सामग्री है सब हमारे सामने रख देता है। तो देखो क्या होगा, आजकल क्या है, सब चीज़ें हमें इंटरनेट के द्वारा ही पता चलती है। अब हमें कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, कुछ भी हो सकती है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर नॉर्मली, तो हम क्या करते हैं, एकदम सर्च करते हैं और हमको क्या होता है, पूरी उसके बारे में जितने भी डिटेल्स हैं वो पूरी खुलकर आ जाती है। तो यही बताया गया है कि अगर कोई डॉक्टर है, उसके सामने एक पेशेंट आया, उसको समझ नहीं आया कि ये इसको बीमारी क्या है, मैं इसको कहीं गलत इलाज न कर दूँ, तो पहले वो दूसरे डॉक्टर से पूछेगा। अगर दूसरे डॉक्टर को वो समझ नहीं आता तो फिर सब वो गूगल पर डालेगा और उसके बारे में क्या करेगा, पूरी डिटेल्स ले लेगा। हम उन्हें पढ़कर अपने समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। उस डॉक्टर को सिर्फ वे लक्षण टंकित करने हैं और उन्हें उस रोग के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। इंटरनेट है क्या? ये सारी सूचनाएं कहाँ से आती हैं? इस स्थिति की तुलना हम व्यापार से कर सकते हैं। हम सब अपने बारे में सूचनाएं देते हैं या दूसरों से उनके बारे में सूचना लेते हैं। इस तरह हम बेचने वाले या खरीदार की तरह हैं। जिस प्रकार व्यापारी माल बनाने वालों से माल लेकर अपने पास रखता है और खरीदने वालों को दाम लेकर देता हो, उसी तरह इंटरनेट पर कुछ सर्वर हैं जहां सूचनाएं रखी जाती हैं। हम अपनी सारी सूचनाएं सर्वर में रखते हैं और सर्वर मांगने वालों को दाम लेकर वे सूचनाएं देता है। इस तरह सर्वर व्यापारी का काम करता है। हमारा कंप्यूटर टेलीफोन के तार या उपग्रह सैटेलाइट द्वारा सर्वरों से जुड़ता है। तो ये सब क्या है, ये सब सर्वर हमारे सैटेलाइट से जुड़े हैं जिसके थ्रू हम इधर से उधर मैसेज कर सकते हैं। अब ये कंप्यूटर नहीं बताएगा, जैसे कोई टॉपिक है हमारा सन के बारे में पूछना है तो बहुत सारे सर्वर्स होंगे अलग अलग, तो जैसे सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, तो ये सब अपना अपना ज्ञान देंगे। इसके हिसाब से सन क्या है, इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से क्या है और इसके हिसाब से क्या है। तो ये इन्होंने उसके बारे में बताया और जो इंटरनेट होता है वो ही इन सबको हमें दिखा देता है। तो जो बता रहे हैं वो भी हमारे जैसे लोग हैं और जो सीख रहे हैं वो भी हमारे जैसे लोग ही हैं। कौन कौन सी सूचनाएं कंप्यूटर पर उपलब्ध हो सकती हैं? मान लीजिए कि श्री सुरेंद्र शर्मा एक अच्छे कवि हैं। वे अपनी कविताएं हिंदी के सभी लोगों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। अगर वे अपनी कविताओं को पुस्तक के रूप में छापे तो उनकी कविताएं सब लोगों तक आसानी से पहुंच नहीं सकती। जिन पुस्तकालयों में उनकी पुस्तक नहीं जाएगी वहां के लोग उनकी कविताओं का आनंद नहीं ले सकते। अगर श्री सुरेंद्र शर्मा अपनी कविताओं को सर्वर में रखें तो संसार के करोड़ों लोग उनकी कविता का आनंद उठा सकते हैं। तो बोला गया अगर वो उनको छपवाते हैं, मतलब बुक्स प्रिंटेड करवाते हैं, तो फिर जो स्कूल लगाएगा सिर्फ वो ही बच्चे पढ़ पाएंगे। किसी और स्कूल में दूसरी बुक लगेगी तो वो दूसरा पढ़ेंगे। पर अगर हम उसको क्या करते हैं, हम इंटरनेट पे डाल देंगे तो जिसका मन चाहे वो पढ़ सकता है, बल्कि एक तो नहीं करोड़ों लोग उसको पढ़ पाएंगे। हमें सारी सूचनाओं के लिए पैसा देना नहीं होता। कह सकते हैं कि बहुत सी सूचनाएं हमें मुफ्त में ही मिल जाती हैं। रेल के बारे में सूचनाएं हमें मुफ्त में मिलेंगी क्योंकि लोगों को सूचनाएं देना रेल विभाग का दायित्व है। श्री सुरेंद्र शर्मा की कविता भी मुफ्त मिल सकती है क्योंकि सुरेंद्र शर्मा जी का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, वे सिर्फ पाठक चाहते हैं, लेकिन वो सूचनाएं पैसा देने पर ही मिलती है।
उदाहरण के लिए किसी वैज्ञानिक ने कोई नई खोज की हो तो वह चाहेगा कि लोग उसकी पुस्तक पढ़ने के लिए पैसा दें। तो देखो, एक कुछ चीजें होती हैं हमें फ्री में मिल जाती है और कुछ चीजें होती हैं हमें पैसे देकर। जैसे कोई क्या हुआ, एक वैज्ञानिक है यानी साइंटिस्ट है, उसने कुछ रिसर्च करी नहीं, तो देखो अभी तक हमें नहीं पता था, तो अगर कुछ वो कॉमन सी चीज होती तो वो ऐसे ही बांट देता। पर उसने इतनी मेहनत करी, इतना काम करा उस पर कि वो नई चीज इन्वेंट करी जो अभी तक कोई नहीं जानता, तो चाहेगा कि लोग मुझे पैसा दें और तब मैं वो इसके बारे में जान सकूं। इस तरह इंटरनेट सूचनाओं का बाजार है, जहां कुछ माल पैसा देने पर मिलता है, लेकिन बहुत सी सूचनाएं हमें मुफ्त ही मिल जाती है। ये सूचनाएं मुफ्त देता है क्योंकि सूचनाएं देखने पर आकर्षित होकर लोग उसके पोर्टल में आएंगे। इंटरनेट पर जो सूचनाएं हैं उन तक हम कैसे पहुंचे? मान लीजिए आप एक मॉल में पहुंचे जहां हजारों दुकानें हैं और हर दुकान में हजारों प्रकार की चीजें हैं। आप सीधे उस दुकान पर कैसे पहुंचेंगे जहां आपकी चीज मिल सकती है? माल के संदर्भ में यह टेढ़ी खीर है, आपको काफी तलाश करनी पड़ेगी, इधर उधर पूछताछ कर अपने गंतव्य तक जाना होगा। इंटरनेट पर यही काम बड़ी आसानी से हो सकता है। आपको एक दुकान से दूसरी दुकान में जाने के लिए सिर्फ 2 बटन दबाने हैं, पैरों से चलने की जरूरत भी नहीं है। सबसे बड़ी क्रांति यह हुई कि सर्वरों पर उपलब्ध सामग्री को ढूंढकर देने के लिए कुछ ब्राउजर है। आप अपना शब्द टंकित करने तो ब्राउजर पर उस शब्द को लेकर सारे सर्वरों में तलाश करता है और जहां जहां से सब सूचनाएं हैं वे सारी वेबसाइट आपके सामने ले आकर रख देता है। तो जैसे अभी मैंने समझाया था कि सारे जो सर्वर्स होते हैं वो अपने अपने जो भी उनको पता है वो सारी चीजें बोलते हैं और वहां पर बता देते हैं कि हमें पूरी जानकारी इसके बारे में ये पता है। तो सब अपने अपने बारे में बताते हैं और वही डायरेक्ट के डायरेक्ट वहां पर छप जाते हैं, यानी वो सर्वर हमको दिखा देता है, इंटरनेट अलग अलग सर्वरों का, और फिर हम उसी को क्या करते हैं, उसी को पढ़कर समझ जाते हैं। हम अपने बारे में अपनी सूचनाएं सर्वर पर कैसे रख सकते हैं? इसके लिए हमें किसी न किसी सर्वर से जुड़ना हो। तो देखो, अगर हम भी ये चाहते हैं कि हम भी कुछ बोलें तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी सर्वर से जरूर जुड़ना पड़ेगा। सर्वर से जुड़ने के लिए हमें अपनी सूचना को एक वेब पृष्ठ के रूप में तैयार करना होगा और अपने लिए एक वेबसाइट बनानी होगी। वेबसाइट वास्तव में आपका अपना माल है जिसे आप व्यापारी के पास यानी वेब सर्वर में रखते हैं। माल तैयार करने के लिए भी आप ही को खर्च करना पड़ेगा। तो देखो, अभी आप चाहते हैं कि आप वहां पर बता सके, तो इसके लिए आपको किसी सर्वर से जुड़ना पड़ेगा और इसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा, तभी लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी वेबसाइट बनाने के लिए खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा सूचनाएं नहीं है, आप सिर्फ अपनी थोड़ी थोड़ी सूचनाएं यानी एक आध कविता, एक आध कहानी या अपने जीवन का कोई रोमांच प्रसंग या अपने दुकान का थोड़ा परिचय कंप्यूटर पर रखना चाहे, तो उसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। कई वेबसाइट है जो हम लोगों को मुफ्त में अपना वेब पृष्ठ बनाने की जगह देती है। तो देखो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको कुछ शेयर करना है, जैसे आपको कोई पोएम शेयर करनी है, कोई स्टोरी शेयर करनी है, तो बहुत सारे सर्वर्स ऐसे होंगे जो फ्री में बोल देता है कि आओ यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्री में और लिख दो, ताकि और लोग क्या करें, कर सके। तो अगर आपके पास बहुत सारी जानकारी नहीं है तो आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और सर्वर से जुड़ जाइए और फिर फ्री में अपना ज्ञान बांटिए। कंप्यूटर इस युग का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है और कंप्यूटर पर हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी साधन है। इंटरनेट, इन दोनों ने पूरे विश्व को पास ला दिया है। अब मोबाइल भी वे सारे काम करता है जो कंप्यूटर करता। तो अब धीरे धीरे क्या हो चुकी है, ये सारी टेक्नोलॉजी ही फोन पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी, या फिर टैब जो भी है, हम सब कुछ हमारे फोन पे हो जाते हैं। अब हम घर घर बैठे क्या करेंगे, बिजली का बिल जमा कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, इतनी ज्यादा एडवांस हो गई कि हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हम 10 लोग दुनिया के 10 कोनों में बैठे ऐसे ही बातचीत कर सकते हैं जैसे हम एक ही कमरे में एक साथ बैठे हैं। यह क्रांति इतनी तेजी से हो रही है कि हम भविष्य के बारे में कुछ बता नहीं सकते। हम यह नहीं बता सकते कि 25 या 50 साल बाद यह क्रांति हमें कहाँ तक ले जाएगी। तो देखो, ये बोल रहे हैं कि हम इतने, अगर 10 कोनों में लोग बैठे हैं ना अलग अलग में, तो हम भी एक साथ बात कर सकते हैं और ऐसा लगेगा कि जैसे हम एक ही साथ बैठे हैं और एक ही कमरे में बात कर रहे हैं। देखो, व्हाट्सएप चलाते हो, मैसेंजर चलाते हो, तो क्या है,
लोग यहीं से अपने मामा से बात कर लेते हैं ना, अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से। तो सब घर बैठे बैठे ही सब किस पे काम हो जाता है, फोन पर काम हो जाता है। आजकल गेम्स भी ऑनलाइन खेलते हैं ना, तो सब क्या होता है, ग्रुप बनाकर ऐसा लगता है कि हम सच्ची में ही एक साथ खेल रहे हैं। तो अभी ये नहीं पता, अभी इतना एडवांस हो चुका है, तो 25 और 50 साल बाद ये टेक्नोलॉजी और कहाँ जाएगी, इसका हम कोई भी क्या कहते हैं, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। तो इसी के साथ बच्चे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि चैप्टर तो क्या था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और हमारी जो लाइफ है उसी से रिलेटेड था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।